आज कांग्रेस ने जो है ईडी के कार्यालय पर मोर्चा बंदी की है, जबकि एमटीएच कंपाउंड में ईडी का दफ्तर नहीं है। ईडी का दफ्तर है नेहरू पार्क पर बीएसएनएल दफ्तर के पास में। पंडित ने उनको माफ कर दिया, मेरे को लगता है उसका वो बेचारा था भी नहीं को माफ नहीं करता, वो कोई रास्ता दिख भी नहीं रहता। राजेश सोनकर जी ने मैदान में कूदे और खुद की किरकिरी करा के चुप बैठ गए। तो बिजली की घोषित कटौती पूरे शहर में चालू हो गई, आपको शायद ना मालूम पड़ रहा हो, पर कभी भी रात को लाइट जा रही है और आधे आधे घंटे लाइट नहीं आ रही है। बहाने बना रहे हैं, घंटे एक बार 2 घंटे पर आधा घंटा अलग अलग इलाकों में थोड़ी थोड़ी बिजली बंद कर दी जाती है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल जो एपिसोड चालू हुआ था देवास मंदिर में माता जी के, अंततः देर रात तक वो इति श्री रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त हो गया। माफ़ी मांग ली गई, पर मज़ेदार बात ये रही कि इधर सूत और कपास में समझौता हो गया और नीचे जुलाव में लट्ठम लट्ठा शुरू हो गई। इस पर हम बात करेंगे राजनीति पर। कांग्रेस के नेताओं ने आज जो है ईडी के दफ्तर को घेरा और प्रदर्शन किया, वहाँ पर विरोध किया। पर ईडी के दफ्तर पर पहुँचने वालों की संख्या जो थी वो बता रही थी कांग्रेस की शासन तक पहुँच गई है। अब कांग्रेस के प्रति लोगों की सद्भावना भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं रहती कभी भी। तो हम सब शेखर जी शुरू करें सीधे, तो हम सीधे खबरों में शुरू करते हैं। आज हम अग्निबाण से शुरू करते हैं खबरें। आज एक तो वक्फ बोर्ड की बैठक चल रही है, अभी यार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर अभी यार कोई फैसला आया नहीं है, लंबी सुनवाई चल रही है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। 65 याचिका है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। फिर जो है खबरें जिस पर हम बात करना चाहते हैं, अग्निबाण में जो खबरों पर हम बात करना चाहते हैं उसमें हाँ एक ये अच्छी खबर है कि यादव समाज भी जो है 3 करोड़ की गौशाला बनाएगा, और कांग्रेस और बीजेपी के सारे यादव एकजुट हो गए इस मामले में, गौशाला बनाने के मामले में। और अखिल भारतीय यादव समाज का ट्रस्ट है, उसने तय किया है सदाशिव यादव के नेतृत्व में बन रही उमरी खेड़ा के अंदर एक गौशाला बनेगी। यहाँ कृष्ण का बड़ा भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा, यादव समाज द्वारा बनाया जाएगा। क्या शेखर जी पूरा मामला क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमरी खेड़ा में जो है यादव समाज जो है गौशाला बनाने जा रहा है, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगा। ये यादव जमीन भी साथ में है 3 करोड़ में, तो फिर तो नहीं लगेगी। तो ये जो ज़मीन उमरी खेड़ा में ली गई है, गौशाला के लिए ज़मीन लेने में दिक्कत नहीं आती है। यादव समाज के किसी ने दे दी होगी या सरकार से कहीं अरेंज हो गई होगी, वो विषय अलग है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। पर उमरी खेड़ा में 3 करोड़ से की ज़मीन पर जो है खर्च कर एक बड़ी गौशाला बनाने जा रहे हैं। ये गौशाला का स्वरूप वैसे ही होगा कि इंदौर में जो है 20 किलोमीटर, तो आशापुरा में जो है 42 करोड़ रुपये खर्च करके सरकार ने नगर निगम को गौशाला बनाने की जिम्मेदारी दी है। तो गौशालाओं को लेकर जैसा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत संवेदनशील है गायों को लेकर, और गो संरक्षण के लिए वे हर महीने जो गोपालक है उनको पैसा भी दे रहेंगे। तो उसको देखते हुए यादव समाज की अच्छी पहल और होना भी चाहिए, क्योंकि गौ माता को लेकर जो है हमारे यहाँ जो माहौल बना हुआ, जिससे संख्या खत्म हो रही, जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है कि ये भी, और होना भी चाहिए। भले छोटी छोटी गौशालाएं बने, पर होना चाहिए। लोगों को, बच्चों को और सबको जानवरों से एक लगाव होता है, गायों से जिनका एक अटैचमेंट तो होता ही है सबका। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। अंततः जो है वन विभाग के पास से 225 एकड़ जमीन जो है अब प्राधिकरण को मिल जाएगी। 172 योजना क्रमांक 172 का जो है अभी तक अमल नहीं हो पाया था। कन्वेंशन सेंटर का प्रोजेक्ट था जो अटका पड़ा हुआ था, और ये अब ये ज़मीन जो है प्राधिकरण के पास पहुंच रही है। प्राधिकरण के बल्ले बल्ले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुपर कॉरिडोर पर की है वो ज़मीन है, इसकी 172 की। जो इस ज़मीन को लेकर आपको मैं ये बता भी दूँ कि TCS और इन्फोसिस को यहाँ पर ज़मीन दी गई थी। उस ज़मीन का ही कुछ हिस्सा जो जब इन्होंने इस शहर में काम शुरू नहीं किया, तो इसकी वजह से कुछ ज़मीन का हिस्सा ले लिया गया था। और ये जब हिस्सा जो शासन ने जो है आईडीए को दिया था, बट विचित्र बात ये थी कि थोड़े दिन बाद वन विभाग अपना मालिकाना हक लेकर इस पर खड़ा हो गया था। वो सारा फसला उलझने की वजह से काफ़ी दिनों से आईडीए इंतजार कर रहा था। अब इतनी 225 एकड़ ज़मीन मिल रही है तो आईडीए के चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि आईडीए ही शहर में एक ऐसा कॉलोनाइजर बनकर उभरा है जो सरकार के कमाई का जरिया बन चुका है। अच्छा, खूब माल आना चाहिए, जितना आएगा उतना शहर के विकास में कुछ तो खर्च होगा ना। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातकरण खबरों में एक खबर बची, ये ललित उपन्यु जी की लिखी हुई है। 1 सड़क है, 2 नक्शे, 3 महकमे और अंततः काम बंद हो गया। मज़ेदार बात यह है कि ये सड़क पे जो है ये लंबाई तो 1.5 किलोमीटर ही है, चौड़ाई 45 मीटर बनना थी। अब पहले ये लोक निर्माण विभाग के पास मामला गया, फिर ये चला गया शायद प्राधिकरण के पास में, है ना।
और ये दोनों के बीच में जो है सेंटर लाइन गड़बड़ा गई और इस चक्कर में जो है अभी ये सड़क का काम बंद हो गया। 1.5 किलोमीटर की सड़क में इतनी खींचतान हो रही है, क्या होगा, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी विचित्र सी सड़क है ये। जब हम बंगाली चौराहे से आगे बढ़ते हैं तो मयंक ब्लू वाटर पार्क के लिए जिस रोड पे हम टर्न करते हैं उस कुआहने पर राधा कृष्ण मालवीय द्वार बना हुआ है। वो द्वार से लेकर जो है बिचौली हफ्सी बाईपास तक की वो सड़क है, मात्र 1.5 किलोमीटर की सड़क है। इस सड़क पर का मालिकाना हक तो पीडब्ल्यूडी का हैगा, ये आज से नहीं है, वर्षों से पुराना है। पीडब्ल्यूडी ने पहले इस सड़क को बनाया भी था, लेकिन इस भविष्य की योजनाओं को देखकर इसकी जो चौड़ाई 45 मीटर थी और आगे जो आईडीए अपनी टीपीएस की योजनाएं ले आएगा और वो टीपीएस की योजनाओं को आईडीए ने इस तरीके से संवारा है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई है और इस तरीके से नया इंदौर वहां बसा रहा है आईडीए। उसके लिए आईडीए को जरूरी है कि इस सड़क को चौड़ी बनाकर वो शहर से कनेक्टिविटी दे। तो इस कनेक्टिविटी के चक्कर में आईडीए ने इस सड़कों की योजना भी यहीं से चालू हो रही थी, उसके हिस्से में रोड चली गई। पर जब आईडीए इस रोड को बनाने गया तो बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली कि इस रोड का अलाइनमेंट जो है वो उलझा हुआ है। 2 तरह का अलाइनमेंट है, मास्टर प्लान में कुछ है, आईडीए की स्कीम के अंदर और कुछ हो गया, इसलिए पूरी पिक्चर जो है वो उलझ कर रह गई है। अब जैसा था वैसे ही रोड अभी चलेगा वो। एक और खबर पर हम बात करते हैं, बीआरटीएस जो है, बीआरटीएस का भंगार जो है उससे नगर निगम को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब इससे क्या खुशी मनाई जाए कि क्या 350 करोड़ में बना था बीआरटीएस ये पूरा, और हमें 350 करोड़ में से केवल 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब शायद 1% रुपया भी वापस नहीं आ रहा है, और ये सोच के हमें खुशी हो रही है कि चलो 3 करोड़ रुपए तो आ रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की स्थिति नहीं बता रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों की बिना किसी योजना के जब आप तैयारी करते हैं तो उनका क्या हश्र होता है कि आम लोगों की मेहनत के 350 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए और आपको मात्र उसमें से भंगार के रूप में 3 करोड़ रुपए ही मिले हैं। क्या स्थिति है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको कहते हैं कि जो है हवन में आपने 350 करोड़ रुपए सुहा करने के बाद में उसके बदले में जो आखिरी में जो आपको राख मिली है, उस राख को जो आप इतनी अनमोल बता रहे हैं कि उसके 3.25 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि अभी भी 3.25 करोड़ रुपए पे मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी 3.25 करोड़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर सवाल है। वजह यह है कि ये 3.25 करोड़ रुपए की जो कमाई बीआरटीएस को तोड़ने में होनी है, उसके अंदर वो 18 बस स्टॉप भी आ रहे हैं जो बीओटी पर जो है ठेकेदारों को दिए गए थे। अब उनके अनुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है और बीच में ही बीआरटीएस को तोड़ने का आदेश हो गया है। अब वो ठेकेदार का अनुबंध की जो पूरा पेज है, नगर निगम देख रहा है कि अभी तो पूरा का टेंडर निकालते हैं बेचने तोड़ने का, और जब ये लोग आके सामने खड़े होंगे तब इनका हिसाब किताब किया जाएगा। मतलब अभी भी साफ नहीं है कि 3.25 करोड़ भी नगर निगम को पूरे मिलेंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये तो 3.25 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी बीआरटीएस कॉरिडोर को राजीव गांधी चौराहा से लेकर देवास नाका तक बनाने के लिए जो सेंट्रल डिवाइडर बनने हैं उस पर 17 करोड़ रुपए नगर निगम को और खर्च करना होंगे। हाँ, मतलब 2-3 करोड़ कम हो जाएंगे, बस ये बात की खुशी हो सकती है कि नगर निगम 3 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। तो ये तो थी प्रभात किरण खबर है। इस बीच में हम आपको एक बहुत बड़ी खबर भी और बताते हैं। आज नगर निगम ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई महू नाके पे। महू नाके पर जो सब्जी मंडी लग रही थी वहाँ से लेकर करबला तक, और उसके बीच में सैकड़ों की तादाद में ठेले लग लग के सब्जियों की ये हालत हो गई थी कि सब्जी के ठेले अब चौराहे, महू नाके के चौराहे में गाड़ी निकालने में, पेट्रोल पंप जाने में भी लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। आज लता अग्रवाल के नेतृत्व में 150 से ज़्यादा कर्मचारी और नगर निगम का पूरा तामझाम अभी 2 बजे बाद उतरा है और बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। अगर आप सब्जी नहीं लाए हो तो आज कहीं और से सब्जी लाना, क्योंकि वहाँ सब सब्जी की दुकानें हट चुकी हैं। तो ये तो थी हमारी आज की जो विशेष खबर थी, हमने आपको दी। अब इसके अलावा हम एक खबर पर वो बात कर लेते हैं, ये है पत्रिका में। पत्रिका की खबर में बात कर लेता हूँ आपसे मैं। सरकारी स्कूलों में नाम मात्र की उपस्थिति, ना विद्यार्थी नजर आ रहे हैं ना शिक्षक। शिक्षक लगे हुए हैं कापियाँ जांचने में, विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहेंगे। कुल मिला के हालत बहुत अच्छी स्कूलों की नहीं है। क्या शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां जच रही है। कॉपियां जचने की वजह से इसके जो शिक्षक हैं वो मूल्यांकन करने में लगे हुए, इस वजह से स्कूल में शिक्षक गैर हाजिर है। शिक्षक गैर हाजिर है तो छात्र भी नहीं जा रहे हैं। और 9वीं और 11वीं की सप्लीमेंट्री की आज परीक्षा हुई है, उसको देखते हुए भी सारे शिक्षकों की ड्यूटी उधर लग गई है। अब बात कर रहे हैं कि इस शिक्षक नहीं यानी छोटी क्लास की अगर मैं बात करूं और 5वीं और 8वीं के जब नतीजे आ चुके हैं तो फिर शिक्षक क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चे क्यों नहीं हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। 1 अप्रैल को बड़े धूमधाम से प्रवेश उत्सव मनाया गया था। उस समय स्कूलों में जो सजावट की गई थी, बड़े बड़े अफसरों ने जाकर स्कूल में अपने अनुभव साझा किए थे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। उस स्कूल में उस दिन भीड़ दिख रही थी, अब स्कूल खाली हो गए हैं। क्या वजह है? ये है सरकार को ये भी मैं बताता हूँ। ये भी इसमें भी एक अभी जो हमारे पास जानकारी वो बता रही है कि हालत क्या है। एक तो सरकार की नीतियाँ, आरटीई की जो योजना चालू की गई उसके अंदर क्या हो रहा है कि KG1 KG2 के बच्चे भी जो हैं वो सब प्राइवेट स्कूलों में अपने यहाँ से भेज रहे हैं जिनके नाम निकल रहे हैं।
इधर सरकार ने नई पॉलिसी बना दी कि 6 साल से कम का बच्चा अब सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। हालत ये हो रही है कि जो 5.5 साल के और जो कम उम्र के हैं वो बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ये होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी पड़ी हुई हैं एडमिशन के नाम पर। आज मैंने किसी प्राचार्य से बात की थी, स्कूल के उनसे हेड मास्टर से, उनका कहना था कि हर स्कूल में 2 या 3 एडमिशन से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। उनके यहाँ खुद के यहाँ भी 3 एडमिशन ही हो पाएंगे सारे प्रयास करने के बाद भी। तो आप बताइए कि जब सरकार खुद ही स्कूलों को लेकर इतनी सजग नहीं है तो आप दूसरों आम आदमी से क्या उम्मीद करते हैं जिसको वहाँ पे सुविधा मिलनी है? क्या एजुकेशन मिलेगा जहाँ ना शिक्षक है ना बच्चों की स्थिति है? तो ये तो है स्थिति स्कूलों की जिस पर हम बात कर रहे थे। अब हम दोपहर की खबरों में बात कर लेते हैं, बहुत संक्षेप में बात कर लेंगे हम ये वाला भी। एक तो कच्चा तेल के भाव जो है वो पानी के भाव हो गया, मतलब $60 $62 प्रति बैरल के भाव हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि पानी की बोतल भी थोड़ी महंगी आ रही है पर वो इससे सस्ता हो गया कच्चा तेल। पर इसके बाद भी कंपनियों का मुनाफा जो है वो 7 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। पेट्रोल पर हर लीटर 15 रुपये कमा रही हैं, डीजल पर 6 रुपये 12 पैसे हर लीटर पर कमा रही हैं। इसके बाद भी जब 2 रुपये कम करने की स्थिति आई तो सरकार ने टैक्स बढ़ा के 2 रुपये भी अपने पास ले लिए। सरकार, केंद्र सरकार भी अपना जम के खजाना भर रही है। इसमें आम आदमी की जेब से खाली हो गया खजाना। मतलब जो पेट्रोल और डीजल पर आम आदमी की जेब से आज से 10 साल पहले 2 से 3 लाख करोड़ जाता था, अब वो बढ़ के 7 लाख नहीं 21 लाख करोड़ रुपया तो जाने लगा है केंद्र सरकार के ये टैक्स के कारण। 12 लाख करोड़ जाने लगे हैं राज्य सरकारों के पास टैक्स के कारण, और 7 लाख करोड़ कंपनियों का फायदा। अब आप मान लें तो 21/10/31 और 7 40 लाख करोड़ का जो है पेट्रोल डीजल के खेल में आपकी जेब से जा रहे हैं। ये सोचने की बात है, जबकि केंद्र सरकार का बजट जो है 45 लाख करोड़ का। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पूरा बोझ, उनका जितना बोझ था वो आपके कंधे में डाला है और वो आराम से सरकार चला रहे हैं। 5 किलो अनाज खाइए, बेरोजगारी कोई चिंता नहीं है। सरकार ने स्थिति ये बना दी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पेट्रोल के भाव डीजल के भाव कम होने का असर हम आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसके अलावा एक और दावा किया गया 1.25 लाख रुपए के इस साल जो है सोना 1.25 लाख रुपए 10 ग्राम पर पहुंच जाएगा। ये 2 बड़ी यूबीएस कंपनी और जो रेटिंग कंपनी, उनका दावा है कि इसी साल सोने के भाव बढ़ेंगे। और वक्फ पर जो 65 उनकी याचिका चल रही है, जो याचिकाएं दर्ज थी 65, उस पर सुनवाई चल रही है, वो अभी भी चल रही है। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया उसके अंदर, बाकी सब खबरें और लाडली बहनाओं के खाते में पैसे डल गए। हाँ, एक खबर पर हम बात कर लें शेखर जी संक्षेप में कि बिजली की अघोषित कटौती पूरे शहर में चालू हो गई। आपको शायद ना मालूम पड़ रहा हो पर कभी भी रात को लाइट जा रही है और आधे घंटे लाइट नहीं आ रही है। अधिकारियों से पूछो कि तो ट्रिप हो गई होगी। ट्रिप हो जाने का मतलब 5 मिनट लाइट चालू होती है 10 मिनट में। ये नहीं होता है कि 1-1 2-2 घंटे लाइट चालू होती है। जितने गरीब मोहल्ले हैं जहाँ पर कोई कमर्शियल वो नहीं है, वो सब में एक जैसी हालत है कि 1-1 2-2 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं अधिकारी, पर अधिकारी ये मान रहे हैं कि बिजली की मांग बढ़ गई। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजली की मांग बढ़ी है, जब भी बिजली दे नहीं रहे बहाने बना रहे हैं। घंटे एक बार 2 घंटे पर आधा घंटा अलग अलग इलाकों में थोड़ी थोड़ी बिजली बंद कर दी जाती है। इससे जितनी बचत हो जाती है उसको बचा रहे हैं, बड़े बड़े लोड की पूर्ति की जा रही है। सही बात। तो ये तो थी अखबारी खबरें जो महत्वपूर्ण थी, हमने आपको सुना दी। अब कल का जो हमारा पंडित रुद्राक्ष शुक्ल है ना, गोलू शुक्ला जी के चिरंजीव जो है, धनाधनी चिरंजीव जो है, वो कल देवास गए थे, पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे। बाकायदा उन्होंने जाके पंडित जिसके साथ मारपीट हुई थी और जहाँ मंदिर पे गए थे वहाँ बाकायदा थाने पे हाजिरी लगाने के पहले वहाँ गए और छोटे पंडित जी के पाँव छू के आए वो, और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। पंडित ने उनको माफ़ कर दिया। मेरे को लगता है उसका वो चारा था भी नहीं को माफ़ नहीं करता वो, क्योंकि उसको और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा था। पर इस पूरे खेल में एक बड़ा मज़ेदार मामला हो गया है। ये सूत और कपास में तो समझौता हो गया रात तक। वो दोनों अपने अपने घर चले गए, एक ने माफ़ी मांग ली, एक ने माफ़ी दे दी। इधर जुलाओ में जम के लट्ठन लट्ठा हो गया। और जुलाओ का लट्ठम लट्ठा कैसा हुआ कि जैसे ही गोलू शुक्ला का मामला आया तो सज्जन वर्मा पिंटू जोशी को लेकर देवास मंदिर पहुंच गए और उन्होंने उसको हिंदू औरंगजेब की उपाधि देते हुए रुद्राक्ष को वहाँ पे पैर वैर धो के और उन्होंने अपना काम वाम करके वापस आ गए। इसके तुरंत बाद जो है राजेश सोनकर जो सांवेर के विधायक थे इन समय सोनकच्छ के, उन्होंने एक पोस्ट डाली कि तो खुद ही भगवान का अपमान करते थे, पंडितों का अपमान करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में उन्होंने भारी अपमान किया था, जाके उनके बारे में कुछ का कुछ बोला था। इधर फिर टोल चालू हो गया तो उसके बाद में ये आया कि तो खुद ही मंदिरों में जूते पहन के राजेश सोनकर घुमा करते हैं कि चाय चप्पल पहन के बैठ जाते हैं जाके। अब इनका झगड़ा चालू हो गया अलग से, इनकी पटा बनेठी अलग घूम रही है दोनों की। पर उधर जो है दोनों के बीच समझौता हो गया। वो दोनों तीनों पंडित जो है पूरे पंडितों को लेकर गोलू शुक्ला घर खाना खाने में आमंत्रण मिल चुका है उनको, वहाँ उनको खाने के लिए बुलाया, खीर पूड़ी खाने को मिलेगी उनको।
सम्मान उनको मिलेगा पूरा पूरा। तो क्या है शेखर जी इस पूरे बिल्कुल मामले आप में? सही कह रहे हैं। यहाँ पंडित जी को न्योता मिल गया है, सम्मान मिलेगा, मतलब यहाँ तो बैठ के जो है मीठा खिला के एक दूसरे से गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और वहां पर जो ये लट्ठम लट्ठा वाली जो आप बात कर रहे हैं, बेवजह की चलती गाड़ी में सवार होकर राजेश सोनकर जी ने मैदान में कूदे और खुद की किरकिरी करा के चुप बैठ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सहनशीलता रखनी होती है और मौका आने पर ही मैदान में कूदना चाहिए। हाँ, इसमें एक शेर था वैसे कि ना गीला करूंगा ना शिकवा करूंगा, तुम सलामत रहो ये दुआ करूंगा। तो ये शेर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जिस बंगाली के घर पहुंचा, उसने जब उसको सुनाना तो उसने सुना ना गीला करूंगा ना सूखा करूंगा, तुम साला मत रहो ये दुआ करूंगा। तो यही कांग्रेस में हालत हो गई दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुआ मांगने लगे कि साले मत रहो तुम लोग। तो ये अपनी जगह आज कांग्रेस ने जो है ईडी के कार्यालय पर मोर्चाबंदी की है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रयास किया है, जोड़ जाड़ की जितनी जमा पूंजी उनके पास थी वो सब लगा दी उन्होंने और ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। पर उसको लेके भी बीच में संदेश आ गया कि आधे लोग कह रहे कि ईडी का कार्यालय कहाँ है, और जब ईडी का कार्यालय नहीं मानो तो इधर से उधर हो गए होंगे, थोड़े बहुत भटक गए होंगे। वैसे भी कबूतर बदक में ये होता है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो आप बात आ रहे हैं दफ्तर को लेकर जो बात कह रहे हैं, इसमें चूक हुई है बहुत बड़ी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ का जो सूचना तंत्र है, जिसने ये सोशल मीडिया पर ही सूचना दी गई कि आज कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड में आने की वजह से इसका विरोध करने जाएंगे, तो विरोध के लिए गांधी दफ्तर बुलाया गया और पहुंचने की जो जगह बताई गई एमटीएच कंपाउंड बताई गई, जबकि एमटीएच कंपाउंड में ईडी का दफ्तर नहीं है। ईडी का दफ्तर है नेहरू पार्क पर बीएसएनएल दफ्तर के पास में। इस चक्कर में कांग्रेसी उलझ गए, जो देर से आए थे एमटीएच पहुंच गए, ढूंढते रहे। जब कांग्रेसियों को मालूम ही नहीं है ईडी का दफ्तर कहां है, तो वो विरोध कितना दमदार करेंगे ये समझा जा सकता है। हालांकि प्रदेश के सब प्रभारी जो हैं संजय सिंह मौजूद थे। संजय सिंह के मौजूद रहने से सारे नेताओं को आना जरूरी था, क्योंकि संजय सिंह संगठन के मामले में बहुत सख्त हैंगे। उनको मुंह दिखाई करने के लिए कैसे भी ढूंढते दौड़ते भागते हुए ईडी दफ्तर पहुंच ही गए। हाँ, उनसे पूछो जिनके ईडी जा चुकी है, उनको मालूम है कहाँ कहाँ दफ्तर है ईडी के, तो वो सब बता देंगे कि वहाँ कौन कौन सी टेबल पे बैठता है। जो 50-50 घंटे पूछताछ होती है ना, उसमें सब पता लग जाता है कि ईडी का दफ्तर कहाँ पे है। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें जिससे हमने आपको अवगत कराया। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और कोई बेहतर सुझाव हो तो इस कार्यक्रम के लिए लिंक में आप दे सकते हैं, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। आपका सहयोग मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।